जब देश को जरूरत थी एक दिशा की, तब बना योजना आयोग, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सोच, संकल्प और एक सफर की शुरुआत। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका कि आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने फर्स्ट टॉपिक इसका कवर कर लिया था। जो हमारा सेकंड टॉपिक है तो चैप्टर का नाम तो आपको पता है कि 1950 से 1990 की अर्थव्यवस्था, 1950 से 1990 की अर्थव्यवस्था, ठीक है। इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 99। अब जो हमारा ये टॉपिक है आज का, वो है योजना आयोग। अब योजना आयोग से आपको समझ में आ रहा होगा कि योजनाओं के बारे में बात हो रही है। जो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा था, उसमें हमने थोड़ा सा सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन था हमारा। वो जो टॉपिक था, सबका परिचय था हमारा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणालियां हैं, किस प्रकार से लागू, किस प्रकार से योजनाएं बनाई गई, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था लाई गई। जैसे हमने समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं योजनाएं किस प्रकार से लागू की गई, कितने वर्ष के लिए की गई। और योजनाएं 1950 में 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजनाएं जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उस समय से योजनाएं जो बनाने का कार्य हुआ, वो प्रारंभ हुआ। चलिए तो देखते हैं आज का जो क्लास है, स्टार्ट करते हैं इसे। तो योजना का परिचय, योजना क्या है ना। तो जो हमारा ये टॉपिक है योजना का परिचय, हमें इसमें देखना है कि योजना आखिर है क्या और किस प्रकार से ये कार्यान्वित होती है, कितने सालों के लिए बनाई जाती है, किस प्रकार ये कार्य करती है, किस उद्देश्य से बनाई गई है ना, किन किन लक्ष्य को उद्देश्यों को रखकर बनाई गई है, कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत पिछड़ चुकी थी। जब हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर गई थी। अब इसको किस प्रकार से और सुधार लाया जा सके, किस प्रकार से इसमें सुधार करके हमारे देश का विकास किया जा सके, है ना। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य रखे गए जिससे हमारे देश का विकास हो। इस प्रकार से इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध विकास मॉडल अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मतलब कि स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो, हमारे देश में जो है सामाजिक न्याय हो, सबको सब चीजें मिल सके, करने के लिए योजनाबद्ध विकास मॉडल की जो अपनाया गया, एक विकास मॉडल जो उसको अपनाया गया, ठीक है। इसके तहत पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत। अब देखिए, जब हमारे यहाँ योजनाएं बनाई गई तो स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई, पंचवर्षीय, 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई गई कि कोई भी योजना अगर तय की गई तो ये भाई 5 वर्ष तक चलेगी, ठीक है। उसके पहले ऐसा कुछ ना हो कि उसको बंद करना पड़े। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं तो बना दी गई 5 वर्षों के लिए, कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखकर, लक्ष्य को रखकर, है ना। पर इनका उद्देश्य क्या था, ये हम देखते हैं कि जो ये योजनाएं बना गई पंचवर्षीय योजनाएं, तो इनका उद्देश्य क्या। अब विकास, ग्रोथ, आधुनिकीकरण, है ना, आत्मनिर्भरता और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो देखिए, इसके विकास का क्या था कि आर्थिक उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मतलब आर्थिक उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, हमारे देश में जो उत्पादन है वो कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, उत्पादकता में वृद्धि हो, उत्पादकता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। आधुनिकीकरण, अब आधुनिकीकरण के नाम से स्पष्ट हो रहे हैं कि नई नई टेक्निक का यूज करके, नई नई तकनीकियों का यूज करके, नवाचार, नई नई चीजें अपनाकर किस प्रकार से और हमारे देश में आधुनिकीकरण लाया जाए और देश का विकास किया जा सके, ठीक है। अब आत्मनिर्भरता, विदेशी निर्भरता को कम करना, किस प्रकार से हम विदेशियों पर निर्भर कम रहें, उनकी चीजों को कम से कम यूज करें, वहां से हम कम से कम आयात करें, है ना। इस प्रकार विदेशों पर निर्भर कम रहना। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा, स्वदेशी मतलब हमारे देश में जो उत्पादन हो रहा है उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करना और हमारे देश के उत्पादन को ही बढ़ावा देना, जिससे कि हमें दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। समानता, ठीक है, समानता देखते हैं, इक्विटी में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। अब समानता को भी लक्ष्य रखा गया कि भाई जो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको कम करना, तभी तो हमारे देश का विकास हो पाएगा। और योजना आयोग और महालनोबिस मॉडल,
अब ये महालनोबिस जो थे उन्होंने ही ये मॉडल अपनाया था, जो योजना था पंचवर्षीय योजना इन्होंने ही लागू किया था, जो है ये महालनोबिस मॉडल, इसलिए इनके नाम से इनका नाम पड़ गया महालनोबिस मॉडल 1950। तो ये आपको याद रखना है कि महालनोबिस ने ही ये मॉडल अपनाया था और इसीलिए इसका नाम महालनोबिस मॉडल 1950 पड़ गया। और 1950 में योजना आयोग की उन्होंने ही योजना आयोग की स्थापना की थी और अभी मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन किया। ठीक है, अब ये योजना आयोग उन्होंने बनाया उसके अंतर्गत, जिसमें 5 वर्ष को लक्ष्य में रखे, 5 साल के लिए योजना आयोग का निर्माण किया गया, 5 वर्ष के लिए बनाई गई योजनाएं और उनको कार्यान्वित किया गया, मतलब उसमें कार्य किया गया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना, असल में अगर देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना तो जो बनी थी तो ठीक है, दूसरी जब बनी असल में तभी से अच्छे से मतलब उसको लागू किया गया, तभी से वो सही मायने में योजनाएं अपनाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस द्वारा प्रस्तावित मॉडल को अपनाया गया, पीसी महालनोबिस द्वारा प्रस्तावित मॉडल को अपनाया गया, जिसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, जिसमें इसमें दूसरी जब हमारी पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या किस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया, किस चीज को ज्यादा मायने दिया गया, तो भारी उद्योगों को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि दूसरी जब पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसमें किस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया, उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, सबके मतलब सबके विकास को लक्ष्य में रखे हुए सार्वजनिक रूप से सभी के लिए, तो इस पर दोनों चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देगा, एक उद्योग और एक सार्वजनिक क्षेत्र, जहाँ पे सबका सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ हम सब आते जाते हैं, जहाँ हम सब अपना कार्य करते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान हो गए, सार्वजनिक जैसे बस ट्रेन जो चल रही है उन सब के लिए, जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के राष्ट्रीय आय और उत्पादन को बढ़ावा देना, जीडीपी में स्थायी और संतुलित विकास सुनिश्चित करना। अब आर्थिक पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था? ठीक है, ये तो योजना क्या है ये बनाई गई, हमने देखा भी कि योजनाएं किस प्रकार से बनाई गई, तो ये हमने ये देख लिया योजना है और योजना किस चीज को इनका उद्देश्य क्या था ये हमने देखा। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख लक्ष्य क्या थे, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं तो बना दी गई पर इनका लक्ष्य क्या था? देश की राष्ट्रीय आय और उत्पादन, देश की जो हमारी आय है उस राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को बढ़ावा देना और उत्पादन को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में उत्पादन हो, जीडीपी में स्थायी और संतुलित विकास सुनिश्चित करना, हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें स्थायी और संतुलित, वो जीडीपी कैसे हो जाए, स्थायी हो जाए और संतुलित हो जाए, है ना, बैलेंस उसका बना रहे, ऐसी इस प्रकार से सुनिश्चित करना इसका विकास। रोजगार में वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, अब बेरोजगारी को घटाना, बेरोजगारी को घटाना, किस प्रकार से रोजगार में वृद्धि की जाए। अब रोजगार में वृद्धि करना है तो हमें बेरोजगारी घटाना पड़ेगा, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पाएंगे तभी तो हमें रोजगार में वृद्धि हो पाएगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, बेरोजगारी को कम करना, अधिक से अधिक लोगों को उत्पादक कार्यों में शामिल करना, ज्यादा से ज्यादा लोग उत्पादक जो उत्पादन हो रहा है उसमें शामिल हो, ऐसे कार्यों में शामिल हो सके। गरीबी हटाना, ठीक है, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाना। अब गरीबी हटाना मतलब गरीबों के जो जीवन स्तर है उसको और ऊंचा उठाना, गरीबों को तो ऐसी सारी चीजें, मतलब उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से हम और ऊपर उठा सके, उनके जीवन को किस प्रकार से और अच्छा बना सके, इस प्रकार गरीबी को कम करना। आय वितरण में समानता, आय का जो वितरण हो वो कैसा हो, समान रूप से हो, है ना, आय वितरण ऐसा हो जो समान रूप से, जो सभी तक समान रूप से पहुंचाया जा सके। कृषि और ग्रामीण विकास, खेती की उत्पादकता को बढ़ाना। अब कृषि ग्रामीण विकास की खेती उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि सुविधा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, शिक्षा उपलब्ध कराना। अब देखिए गरीबों के जीवन स्तर को किस प्रकार उठाया जा सके, है ना, उनके जीवन स्तर में ज्यादा सुधार लाना, वितरण में असमानता, जो आय का वितरण हो वो कैसा हो, समान हो, सुविधा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, देखिए गांव वाली क्षेत्र में बहुत सी सुविधाएं ऐसी जो गांव के लोगों को नहीं मिल पाती, तो ज्यादा से ज्यादा वहां का विकास करना, गांव का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। तो मूलभूत सुविधाएं जो उनकी मेन जरूरत की चीजें हैं, जो
के लिए मूलभूत सुविधाएं उनको कैसे दी जाए। सड़क उनके लिए बहुत जरूरी है, बिजली बहुत जरूरी है, शिक्षा, इन तीनों चीजों पर मेन फोकस किया गया और इन तीनों चीजों की उपलब्ध सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराना। और कृषि से संबंधित उनके लिए किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की आय में किस प्रकार वृद्धि हो, सिंचाई की सुविधा किस प्रकार से उनको दी जाए, बीज किस प्रकार से उनको उपलब्ध कराया जाए, उर्वरक आदि उनकी जो कृषि से संबंधित चीजें उनको किस प्रकार से दी जाए जिससे कृषि में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं देना, सड़क, बिजली, शिक्षा उपलब्ध कराना। औद्योगिकीकरण, ठीक है, भारी और लघु उद्योग को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करना, हमारे देश में स्वदेशी मतलब हमारे देश में ही जो वस्तुएं बने उनको ही बना, हमारे मतलब बाहर से हम वस्तुओं को ना मंगा के हम अपने देश में ही वस्तुओं को उत्पादन करें ज्यादा से ज्यादा और उनका ही उपयोग करें। सामाजिक न्याय और समानता, ठीक है, समाज के कमजोर वर्गों जैसे SC ST, है ना, समाज में जो कमजोर वर्ग है, नीचे वर्ग के लोग हैं, SC ST आप सभी जानते होंगे, है ना, शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनको SC ST और महिलाएं, ग्रामीण लोग आदि, मतलब जो महिलाएं हैं उनको भी क्या है कि देखिए पहले गांव में ना महिलाओं को ज्यादा शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था, उनको शिक्षा के लिए दूर दूर जाने नहीं दिया जाता था, उनको स्कूलों में नहीं भेजा जाता था, है ना, इसलिए वो पीछे हो गई थी, लड़कियां और महिलाएं कैसे हो गई थी, पीछे हो गई थी। और ST ST जो नीचे वर्ग के लोग थे उनके साथ भी भेदभाव होता था, उनको भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, उनके साथ छुआछूत की भावना होती थी, तो सब लोग उनके साथ ऐसे नीचे वर्गों के साथ अन्याय होता था। तो जो समाज के कमजोर वर्ग है नीचे, महिलाओं को भी इस वर्ग में रखा गया, SC ST और महिलाओं को, ग्रामीण लोग आदि और गांव के लोगों को आदि के विकास पर जोर दिया गया। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, जो हमारे देश में संसाधन उपलब्ध है उनको किस प्रकार से न्यायपूर्ण रूप से बांटा जाए कि सबको वो संसाधन मिल सके। ठीक है। स्वावलंबन, भारत को विदेशी निर्भरता से मुक्त कराना। अब स्वावलंबन का क्या है मतलब कि हमारा देश स्वावलंबी हो, भारत जो है विदेशों पर निर्भर ना रहे, विदेशों पर वो कम से कम निर्भर रहे, उनकी निर्भरता से विदेशों के ऊपर डिपेंड ना रहे, उससे मुक्त कराना। घरेलू उत्पादन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, हमारे यहाँ जो हमारे देश को जो घरेलू उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा हो और नई नई तकनीकों को विकास किया जा सके, इनको बढ़ाया जा सके। ठीक है। आधारभूत ढांचों का विकास, अब बिजली, सड़क, बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश। अब देखिए हमारी जो सबसे जरूरी चीज है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकता, अब देखिए सड़क बहुत जरूरी है, सड़क अच्छी होगी तभी हम जो यातायात होगा हमारा वो अच्छा होगा। बिजली भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, गांव में बहुत जरूरी है। जल बहुत जरूरी है क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना तो हम रह नहीं सकते। परिवहन जो हमें आने जाने की सुविधा प्रदान करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश। शिक्षा से ही हमारे देश का विकास होगा, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो ही हमारे देश का विकास होगा और वो अच्छे निर्णय ले पाएगा और अच्छे कार्य कर पाएगा। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। तो जो ये मेन चीजें हैं इन पे फोकस किया गया और इन्हीं क्षेत्रों में निवेश किया गया, इन्हीं क्षेत्रों में मतलब पैसे लगाए गए, इन्हीं क्षेत्रों में आय लगाई गई जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। ठीक है। आधारभूत जो ढांचे हैं उनका विकास किस प्रकार से किया जाएगा, बिजली, जल, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इन चीजों में सुधार करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। अगर हमारे देश में ये सब चीजें उपलब्ध होंगी, सबको पर्याप्त मिलेंगी तो हमारे देश का विकास हो जाएगा, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, है ना। अब इस प्रकार उदाहरण, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56, अब जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपको याद रखना है 1951 से 1956 तक, 51 से 56 तक, 51 से 56 तक का मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि पर जोर। दूसरी योजना 1900, अब देखिए पहली योजना तो आपकी हो गई 51 से 56 तक, फिर दूसरी योजना जो हो गई आपकी 56 से 61 तक। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको तो हमको याद ही रखना पड़ेगा, डेट्स तो हमको याद ही रटना है उनको। तो 51 से, अब आपको पता है कि भाई 1950 से 90 की बात हो रही है, तो 51 से 56 तक जो पहली पंचवर्षीय योजना आई और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक आई। तो लक्ष्य क्या था, कृषि पर जोर देना। पहली का क्या उद्देश्य था, कृषि पर जोर देना, और दूसरी का औद्योगिकीकरण पर जोर। ठीक है। देखिए पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या था, कृषि पर जोर देना, कृषि को बढ़ावा देना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना आई जो 56 से 61 तक, उसका उद्देश्य था औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। पांचवी योजना जो थी 74 से 79, गरीबी हटाना,
ठीक है, गरीबी को हटाना, हमारे देश से गरीबी को हटाना। अब जब हमारे देश से गरीबी कब हटेगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हटेगी। सातवीं योजना जो थी वो 1985 से 90, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। अब हमने यहाँ पे 90 तक की बात की है ना, तो यहाँ पे देखिए 1951 से 56 तक पहली आ गई, फिर दूसरी आ गई 61 तक, फिर पांचवी जो थी वो 74 से 79, और गरीबी, इसका उद्देश्य था गरीबी हटाना। सातवीं योजना का उद्देश्य था 85 से जो 90 तक लागू की गई, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, पहली पंचवर्ष जो योजनाएं हैं इनकी डेट्स याद रखनी है, और इन योजनाओं के तहत किस चीज को लक्ष्य रखा गया, पहली योजना में किस चीज का लक्ष्य रखा गया, दूसरी योजना में, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद रखना है कि किस योजना में किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य किया गया, उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब है 1950 से 1990 की कृषि की विशेषताएं। अब 1950 से 90 के बीच में जो कृषि की विशेषताएं थी वो कैसी थी। देखिए, भूमि सुधार और संस्थागत विकास का योग, भूमि सुधार की शुरुआत की गई। अब पहले भूमि सुधार होगा तभी तो कृषि अच्छी होगी, तो पहले किस पे फोकस किया गया, भूमि सुधार, किस प्रकार को भूमि को और अच्छा बनाया जा सके। जमींदारी प्रथा, ठीक है, और भूमि की सीमा तय करना, और सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। गांव में जो ग्राम पंचायतें उनकी स्थापना करना, सहकारी समितियां बनाई गई, है ना। जमींदारी प्रथा को भूमि की सीमा एक तय कर दी गई। किसानों को बीज, उर्वरक और ऋण, किसानों को बीज और उर्वरक, मतलब किसानों को किस प्रकार से अच्छे बीज और उर्वरक खाद दिए जाए, उनको किस प्रकार से ऋण मिले, मतलब उधार उनको पैसे मिले, उनको ऋण दिया जाए जिससे वो कृषि को अच्छे से कर सके। सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई की सुविधाएं होंगी तभी कृषि में सुधार आएगा, क्योंकि पानी के बिना तो कृषि संभव नहीं है। तो किस प्रकार से बांध और नहरों का निर्माण, ट्यूबवेल करवाया गया। ट्यूबवेल मतलब जो हमारे जमीन के अंदर जो बोरिंग होती है उससे जो पानी निकलता है, तो ट्यूबवेल जैसी सिंचाई की व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। अब सिंचाई तो हमारी कृषि के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बांध बनवाए गए, नहरें और ट्यूबवेल और जैसे सिंचाई व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया, इनसे कृषि में हमारे सुधार आया। मानसून पर निर्भरता बनी रही, पर्याप्त तकनीकी साधन अब भी नहीं थे। अब देखिए क्या था, ये सब सुविधाएं तो आ गई, लेकिन तब भी जो किसान थे वो मानसून पर डिपेंड थे कि मतलब जब पानी अच्छी वर्षा होगी तभी हमारी कृषि अच्छी होगी, और जब वर्षा की जरूरत होगी, तो उस समय अगर बारिश होती है तो उनकी कृषि अच्छी होती थी। इतना इस सिंचाई से उनकी जो कृषि थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, और साधन अब भी नहीं थे। अब उनके पास साधन अभी भी इतने नहीं थे, पूंजी निवेश कम, छोटे और सीमांत किसानों के पास संसाधन नहीं थे। अब छोटे छोटे जो किसान थे उनके पास ज्यादा संसाधन अभी भी उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, अब इसलिए मतलब कि सुधार तो किया गया इन चीजों को, कृषि को बढ़ाने के लिए इस चीजों को लाया गया, पर उतना अच्छे से सुधार नहीं हो पाया। अभी भी छोटे छोटे किसानों के पास सुविधाएं नहीं थी, अभी भी सिंचाई का ये जो व्यवस्था की गई थी उनमें भी बहुत सारी कमियां थी, जिससे कि किसान अभी भी मानसून पर डिपेंड रहते थे। 1966 से 1990 में हरित क्रांति और तकनीकी प्रगति का युग। अब ये 66 से 90 की बात हो रही है ना, 66 से 90 की बात, तो अभी हमने देखा था 1950 से 90 की बात। अब ये जो हरित क्रांति थी और तकनीकी प्रगति, मतलब नई नई टेक्निक का यूज किया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और डेट से याद रखनी है। तो 1966 में इसकी स्थापना। बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचित भूमि पर जोर दिया। अब इसमें जोर किस पे दिया गया कि अच्छे अच्छे बीजों को लाया जाए, बीज उपलब्ध कराया जाए, रासायनिक उर्वरक दिए जाएं किसानों को, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध की जाए, और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए उनको। ठीक है, जिससे कृषि अच्छी हो। गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हरित क्रांति जब ये शुरुआत हुई तो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। किस चीज का, गेहूं और चावल का। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का लाभ कुछ राज्यों और बड़े किसानों को ही मिला। अब हरित क्रांति का जो लाभ है वो कुछ बड़े किसानों को ही मिल पाया, हर जगह ये लाभ नहीं मिल पाया, कुछ राज्यों में ही मिल पाया, सब जगह ये नहीं पहुंच पाया। यंत्रीकरण की शुरुआत, ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट आदि। अब आपने देखोगे कि पहले जो खेती होती थी वो गाय बैलों के द्वारा होती थी, हाथ से जोते जाते थे। अभी इस युग में जब हरित क्रांति का युग आया तो इसमें नई नई टेक्निक का यूज किया गया, रासायनिक उर्वरक लाए गए, कीटनाशक दवाइयां दी गई, है ना, जो फसल में कीड़े लगते थे उनके लिए, और ट्रैक्टर लाया गया,
जोत खेत को जोतने के लिए थ्रेशर लाया गया, जैसे थ्रेशर के द्वारा गेहूं जो आता था खेत से उसको किस तरह से जल्दी से जल्दी उसको साफ किया जा सके उसको, और पंप सेट आदि का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार ये चीज आधुनिक नई नई तकनीकों का इसमें यूज किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनसे कृषि मतलब किसानों को कैसे ऋण मिले, कि पहले वो बैंक उनको ऋण प्रदान करे और उसके बाद वो अपनी कृषि में वही पैसे लगाएं, फिर वो धीरे धीरे जब उनके पास इनकम आएगी तो वो बैंक का ऋण चुका देंगे। ठीक है, तो ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई जिससे किसान को ऋण पे उधार पैसे उनको बैंकों से मिल सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके उनको। ऐसी नीति बनाई गई जिससे किसानों को उचित दाम मिलने लगे। ठीक है, ऐसी नीति बनाई गई न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिससे कि किसानों के साथ अन्याय ना हो, उनके जो उचित दाम है जब वो बेचे तो उनको उचित दाम अपनी फसल का मिल सके। ठीक है, सारांश में अगर 1950 से 1990 तक की कृषि ने परंपरागत से वैज्ञानिक पद्धति की ओर कदम बढ़ाए, परंतु यह विकास सभी क्षेत्रों और किसानों के लिए समान नहीं था। छोटे किसान अब भी संघर्ष कर रहे थे। अब देखिए ऑल ओवर हमने देखा कि बहुत सारी नई नई टेक्निक यूज की गई, हरित क्रांति लाई गई, उसमें बहुत सारे राज्यों ने इसको लाभ, बहुत सारे राज्यों को इसका लाभ भी मिला और कृषि को और अच्छा भी बनाया गया। नई नई टेक्निकें यूज की गई, तकनीकी यूज की, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। लेकिन तब भी कृषि ने परंपरागत वैज्ञानिक पद्धति की ओर कदम बढ़ाए। अब नई मतलब कृषि ने और नए नए पद्धतियों का यूज करके कृषि करना आरंभ कर दिया, परंतु विकास सभी क्षेत्रों में किसानों के लिए एक समान नहीं था। अभी भी किसान इसमें पीछे थे। छोटे किसान, जो छोटे किसान होते, जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादा भूमि है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, वो तो ठीक है, इनका लाभ कहाँ, लेकिन जो अभी छोटे छोटे किसान थे अभी वो संघर्ष कर रहे थे कृषि को लेके, अभी भी उनको सारी ये सुविधाएं अच्छे से मिल नहीं पाई थी। और इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ इस टॉपिक में हमने देखा कि योजनाएं किस प्रकार से बनाई गई, किस किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई, किस उद्देश्य से बनाई गई, जिससे कि हमारे देश का जो है विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके, लोगों का जीवन स्तर ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ सके, अच्छा बेहतर हो सके, उनका रहन सहन और अच्छा हो सके। और ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया। हमने पंचवर्षीय योजनाएं जो जो लागू गई, किस सन से किस सन तक लागू गई, और हर योजनाओं में किस एक लक्ष्य रखा गया, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कार्य किया गया। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा, और कृषि को किस प्रकार से सबसे ज्यादा मतलब कृषि प्रधान देश हमारा देश कहा जाता है, तो उसको किस प्रकार से सबसे ज्यादा महत्व देंगे, कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नई नई तकनीकों का यूज करके कृषि को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।